हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे संख्याएं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। हिंदू अरबी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम 10 प्रकार के अंकों का अध्ययन करते हैं। ये आपके अंक 10 प्रकार के होते हैं, जो कि 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। यही टोटल अंक मिल कर के हम दुनिया की कोई भी संख्या, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, हम किसी भी संख्या का निर्माण करने के लिए यही जो 10 अंक दिए गए हैं 0 से 9 तक, इन्हीं का हम उपयोग करते हैं और कोई भी संख्या का निर्माण कर लेते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो या फिर बड़ी से बड़ी संख्या हो। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें इन्हीं अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, एक संख्या को अंकों के समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमको लिखना हुआ 25, ठीक है। अगर हमने लिखा 25, तो 25 को जैसे हमने लिखा यहाँ पे 25, अब 25 में हम अगर देखते हैं आपका कि 2 और 5, ये आपके अलग दोनों क्या है, ये नंबर हैं, ठीक है, संख्या है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके अंक हैं अलग अलग दोनों, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक। अब इनको अगर हमने बीच में कॉमा ना लगाया होता या अलग अलग नहीं बताते तो ये पूरी संख्या होती, ठीक है। इसलिए हमने देखा यहाँ पे 2 और 5, ये 2 अंकों का यूज करके, प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू अरबी संख्याओं के लिए स्थानीय मान। तो जैसे कि आप नंबर्स नेम पढ़े होंगे, ठीक है, या शब्दों में जैसे पढ़ना होता है, तो कोई भी संख्या अगर हमने पहले संख्या पढ़ ली, ये संख्या जो होती है आपकी, वो 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक हो, उन्हीं से मिला कर के हम संख्या बनाते हैं। तो संख्या अगर हम कोई बड़ी सी बड़ी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 4312, 8,540,000, इस प्रकार की जो संख्या होती है, तो इस प्रकार की संख्या को हमको पढ़ने के लिए एक सारणी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सारणी हमारे लिए कौन सी हो सकती है, वो सारणी, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके बिना हम किसी भी नंबर्स को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा कोई भी नंबर लिखा हो, तो हमेशा हम उसको कोई भी नंबर लिखा है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 350, ठीक है। अब अगर हमने ये 350 लिख दिया है, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले हमको इसको पढ़ने के लिए हमेशा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 350, इसको हमको पढ़ने के लिए हमेशा अपने जो भी आपकी पोजीशन है उसको हमेशा राइट हैंड साइड से, तो पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इस प्रकार से हम पढ़ते पढ़ते आगे, इसके आगे भी सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार से हम, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे सैकड़े पे आ गया आपका 3, तो इसका मतलब हो गया आपका 300, और बाद में दहाई और इकाई को मिला करके आपका कितना हो गया 50, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरा नंबर्स को पढ़ सकते हैं कि 350 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि इंडियन सिस्टम में, ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे हम संख्याओं को पढ़ते हैं, इनको शब्दों में। और इसी का उल्टा अगर आपको शब्दों में दिया होता तो उसको हमको अंकों में भी लिखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शब्दों में या अंकों में चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसको, अगर यही चीज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता, ठीक है, अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना होता तो हम अंतर्राष्ट्रीय पे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ने के लिए हमको देखना पड़ता है आपकी इस टेबल को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, हम उसको बहुत आसानी से अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ाया इसमें जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, सॉरी फिर से बताते हैं आपको। जैसे कि है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें हज़ार के बाद 10,000
पढ़ सकते हैं। फिर अब यहाँ पे लाख नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 100,000, फिर होता है मिलियन, फिर इसका 10 मिलियन या 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद फिर बिलियन। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को, ये आपका इंटरनेशनल में होता है। अब इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने सुना होगा, जैसे हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सॉरी इकोनॉमी है, किसी भी देश की इकोनॉमिक, या फिर हम जो भी बिजनेस करते हैं बड़े बड़े जो होते हैं ना, इसको करोड़ों में ना गिन करके उसको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार से लोग उनका यूज करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का लेन देन का सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम अगर किसी चीज़ को करोड़ में पढ़ेंगे, इतने करोड़ है ना, इतने करोड़, तो उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमको बोलना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम एक इंटरनेशनल पद्धति को यूज करते हैं, इसमें हमको संख्याओं को कम लिख करके और उनका जो मान होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। क्लियर, चलिए अब हम आगे इसका यूज करते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो अंतर देखने के लिए अगर हम ये दोनों सारणी को देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और इनको किस प्रकार से हम पढ़ने के लिए हमको सबसे आसान तरीका हो सकता है, तो हम एक कोई छोटा सा नंबर लेते हैं। जैसे हमको एक नंबर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 5 4 2 3 4। ठीक है, तो इस नंबर को हमको, ठीक है, इस नंबर को अगर हमको पढ़ना है इंडियन में और इंटरनेशनल में, ठीक, तो दोनों में पढ़ने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए हम एक तरीका क्या कर सकते हैं, पहले हम इंडियन में पढ़ने के लिए हम हमेशा राइट हैंड साइड से, ठीक है, मतलब इधर साइड से, राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया 3, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये लास्ट वाला 1 अंक भी बचता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, लाख तक पहुँचे। अब लाख तक अगर हम पहुँचे तो लाख पे कौन सा प्लेस है आपका, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, ये आपकी लिखी हुई है 3 या फिर 3, इसको हम 3, तो हमने लाख पढ़ा तो इसका मतलब हो गया 3 लाख या फिर 3 लाख। क्लियर, उसके बाद लाख के जस्ट नीचे क्या होता है आपका, हज़ार आता है। 10,000 और हज़ार ये दोनों को मिक्स करके हम दो संख्याओं को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं से बनने वाली संख्या कौन सी है, 54, तो यहाँ हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 3,54,000, उसके बाद सैकड़े के स्थान पर है 2 तो 54,200, और उसके बाद इकाई दहाई से मिला करके आपका कौन सा नंबर बन जाता है, 34। तो इस प्रकार से हम पूरे नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं, 3,54,234। क्लियर, अब ये तो हो गया आपका इंडियन सिस्टम में। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में। अब इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में हमको पढ़ना होता तो हम इसमें क्या करते, जैसे कि हमने इंडियन सिस्टम में क्या किया था कि हमने 3 के बाद 2-2 को करके हमने कॉलम में कर लिया था और हमको पढ़ना आसान हो गया था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 3-3 का ही पेयर बनता है। ठीक है, आगे अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपका 2 का बचा हो या फिर 1 का बचा हो तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा पहले 3 के बाद लगा लिया हमने हल्का सा कामा, उसके बाद फिर आपका लास्ट में 3 ही बचे हैं, ये पूरे 3, तो इसको हम 3 जोड़ लेते हैं। तो अब इस प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट करने के लिए जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। ठीक, तो 100,000 हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 300। अब ये 100 को हम पूरा, ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है ना, ये जो आपका 100 लिखा हुआ है, इस 100 को हम पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस 100 को हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब 100 के स्थान पे ये पूरा जो 3 अंक लिखा हुआ है 354, तो हम तो पढ़ेंगे 354। अब इसको हम क्या पढ़ना होगा, हज़ार, क्योंकि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद ये हज़ार, तो ये हज़ार को हमको पूरा लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 354,234। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फिर से हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो हमने एक नंबर ले लिया, जैसे हमने लिखा 5 3 2 0 5 7 8। ठीक है, अब हमने ये नंबर ले लिया, अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमको इसको फिर से क्या करना है, 3-3 के बाद लगेगा, जैसे एक कामा लगा लिया यहाँ पे और एक कामा यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, 5 के बाद, ये पहले सॉरी। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इंडियन में हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमको पढ़ना होता अगर इंटरनेशनल में, तो हमने पढ़ा जैसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000
और 100,000 के बाद फिर हमको क्या पढ़ना होता है, जैसे इसमें ऊपर देखिए टेबल में लिखा हुआ है, टेबल में जैसे कि नीचे लिखा था यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो यहाँ पे 100,000 के बाद ये जो आपका 5 है, 5 मिलियन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि 5 मिलियन, ठीक है, या 5 मिलियन, ठीक है। तो 5 मिलियन पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और 5 मिलियन के बाद फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1000 पढ़ना पड़ेगा पूरा 320, 320 क्या हो जाएगा आपका, ये 1000 हो जाएगा। और 320 हज़ार के बाद फिर आपका बचेगा ये 3 नंबर, इसको हम पढ़ सकते हैं 578। क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बाद। अब हम, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोनों नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है संख्या में किसी अंक का जातिमान और स्थानिमान। अब हम पढ़ते हैं किसी संख्या, जैसे कोई संख्या, अभी हमने संख्या पढ़ ली, संख्या को शब्दों में पढ़ लिया, ठीक है। अंकों में कैसे लिखा जाता है ये भी सब चीज़ें हमने थोड़ा सा देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कोई भी अगर संख्या है तो उस संख्या का जातिमान क्या होता है और स्थानिमान क्या होता है। दोनों में अंतर इतना होता है कि अगर जातिमान पूछता है तो जातिमान वो खुद एक वैल्यू होती है या खुद एक संख्या होती है। जैसे आपको यहाँ पर कोई अगर एक संख्या लिख दी जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया 5 3 5 4 2। तो अगर हम इसमें कह दें कि इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसकी जगह पर जो भी अंक आएगा इसका मान वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसके हमने देखा 3, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या हुआ, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब हम 3 जीरो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब इसका जो प्लेस का वैल्यू है, स्थान का वैल्यू है, वो 3000 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है 3 का स्थानीय मान। लेकिन अगर जब जाति मान का बात करता है तो ये 3 का मतलब ये किस जात का है, इसकी क्या सामने से फेस वैल्यू, ये फेस देखने में क्या लग रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये फेस जो है इसका वो 3 का है, इसलिए फेस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब दोनों में समझ में आ गया स्थानीय मान और जाति मान क्या हो सकता है। अब इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान और जाति मान का योगफल बताइए। तो आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने स्थानीय मान निकाल लिया है 3000 और जाति मान हो गया इसका 3, दोनों को जोड़ सकते हैं आपस में, ठीक है। अगर गुणनफल पूछता है तो आपस में हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अंतर पूछेगा तो घटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका स्थानीय मान और जाति मान दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको देखने के लिए अब हम पढ़ते हैं आगे। हमने संख्या पढ़ ली, ठीक है, संख्या के बाद हमने स्थानीय मान पढ़ लिया, जाति मान पढ़ लिया। अब कोई संख्या है, संख्या भी हमने देख ली। अब हमको पढ़ना है कि संख्या जो होती है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। संख्या जो होती है, पहले हमने संख्या पढ़ ली, अब संख्या को उसको कैटेगरी में बांटा जाता है ताकि हमको आसानी से पता चल पाए कि कौन सी संख्या है, ठीक है। जब पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने देखा पहले कि आपकी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का एक ऐसा समूह था जिनको क्या करते हैं हम गिनती में, अगर हम आप भाषा में कहें तो हम उनको गिनने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है गिनती की संख्याओं, ठीक है, गिनती की संख्याओं, जैसे कि आपकी क्या हो जाएंगी गिनती की संख्याएं जो हमारी हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी गिनती की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपकी बहुत सारी गिनती हो सकती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग आपकी होती है 1 से, ठीक है, और अनंत करते करते यहाँ तक आपकी इन्फिनिटी तक हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो आपकी सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बता देंगे कि 1 होती है। और अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएँ आपकी अनंत होती है और ये बताना असंभव है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्या में किसी एक चीज़ की कमी थी, वो क्या थी, जीरो। तो जीरो को जब हम शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में स्टार्टिंग में या शुरू में, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है आपकी जो संख्याओं में कमी थी वो संख्याएँ आपकी क्या हो गई, पूरी हो गई, मतलब पूर्ण संख्या हो गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि संख्याएँ पूर्ण हो गई, तो ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्याओं का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी संख्याएं जो शुरू से स्टार्ट होती हैं, जीरो से, और वो अनंत तक होती हैं, उसमें भी 1 से लेकर के अनंत तक संख्या होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्या में जीरो भी आगे शामिल हो जाता है, जीरो लगने से ही वो संख्याएँ पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 0, ठीक है।
और सबसे बड़ी संख्या, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, अनंत बनता है। और अनंत का सिंबल जो होता है वो आपका इस प्रकार से देखने में 8 की तरह लगता है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपका नंबर है, कौन सी संख्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या, ठीक है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या जो होती हैं आपकी वो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएं या 2 से विभाज्य हों, ठीक है। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाती हो। अब 2 से कटने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? 2 से कटने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या जो लिखी हुई है, चाहे वो 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, या कितनी भी बड़ी हो, उस संख्या के लास्ट के हमको डिजिट देखना होता है, अंतिम डिजिट। इनमें से अगर कोई है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, इतने तक अगर हमने देखा 8 तक अगर कोई अंक है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा जैसे 10 हो गया, ठीक है। 10, तो 10 का मतलब वही है कि ना लास्ट वाला 0 मिल गया इसमें, ठीक है। 2 में ये देखो 12 में आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सारी संख्या नहीं कह सकते कि 12, 14, 16 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल से कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएँ जो 2 से कट जाएँ, या फिर उन संख्याओं के अंत का जो अंक है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई नज़र आता है या दिखाई देता है तो हमारी संख्याएं सम संख्या होती है, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि हमको देखना विषम संख्या, ठीक है। इसके बाद नंबर है आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती हैं? तो विषम संख्या ऐसी होती हैं जो 2 से ना कटे, ठीक है। 2 से ना कटे, या फिर हम इसको और भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक, ठीक है, क्या लास्ट का जो अंक है आपका, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब हमने 11 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 11 में भी एक आ रहा है, मतलब डबल 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अब विषम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विषम संख्या को ऑड नंबर भी कहते हैं, और जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, और आपकी जो पूर्ण संख्या है उसको, पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर भी कह सकते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं या फिर आभाज्य संख्या, ठीक। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे आभाज्य संख्या, ठीक है। नंबर 7 पे लिखा हुआ है आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब वो 2 गुणनखंड कौन से हो सकते हैं? एक तो खुद होगी और एक उसका एक, क्योंकि एक सभी संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है, या गुणनखंड होता है, सॉरी, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपके एग्जाम्पल दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है? आभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो आपका गुणनखंड है वो एक होगा या फिर ये संख्या खुद होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी आभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनको कोई मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कट जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है आपका संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हैं जो आपका स्वयं और एक को छोड़कर भी किसी न किसी संख्या से कट जाएगी। जैसे आपकी 4 है, 4 तुम्हारी किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। 6 है, 6 आपका किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। 8 है आपका, 8 से बहुत सारी संख्या कट जाएंगी, ठीक है। 9 से भी कट जाएगी और 10 भी संख्या तुम्हारी कट जाएगी। अब किसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछता है तो आपका नंबर 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अगर देखा जाए 1, तो 1 आपकी क्या है? विषम संख्या है। 2 आपकी सबसे छोटी सम संख्या है, और आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है, ठीक है। तो अब आगे इसके बाद हम करते हैं 3। 3 आपकी क्या है? 3 आपकी विषम संख्या है।
क्योंकि ये विषम है इसलिए ये भाज्य नहीं है, कट नहीं सकती है। फिर आपका बचा 4, तो 4 ऐसी संख्या है जो आपकी सम भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है 1 नंबर पे 1 जो संख्या है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिर क्या है, एक आपकी विषम संख्या है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 केवल सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। आपका लिखा हुआ है जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? अब ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर 2 होता है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 3 और 5, इसका अंतर अगर हम करके देखते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, मतलब इसका गैप बीच का 2 है। 7 और 9 है। ठीक है, 7 और 9 में भी क्या है, 2 का अंतर है, और इसमें भी देखो 2 का अंतर है। अगर हम ले लेते हैं 2 और 3, तो ये क्या है, ये आपकी इसमें अंतर कितने का है, इसमें 2 का अंतर नहीं है और एक चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी सम नहीं है, सॉरी विषम नहीं है। यहाँ पे आपका देखो क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी 2 ऐसी लगातार विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे विषम संख्या नहीं है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको विषम संख्या बनाना होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो विषम संख्या, क्योंकि आपकी जो 2 और 3 ये आपकी अभाज्य तो है, लेकिन 2 जो है आपका विषम नहीं है, ये आपके सम है और इनका अंतर 1 है। ठीक, तो हमको ऐसी 2 लगातार संख्या लेनी पड़ेगी जो अभाज्य हो और विषम भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, 7 9 11 13, ठीक है, 17 19। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो जाएंगी आपकी, जैसे 29 और 23। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, अगला पॉइंट है आपका सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यदि 2 संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी ऐसी 2 संख्या ले लीजिए जिसका मासा 1 हो। ठीक है, मासा मीन्स हो गया आपका HCF, HCF मीन्स होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या हमने ले ली यहाँ पे, तो उसको जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5 और 6, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये इसमें सहभाज्य में 2 संख्या होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे 5, 6। ठीक है, ये आपकी ऐसी संख्याएं हैं, बेशक आपका जो 6 है वो भाज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों सह मतलब साथ में आपकी ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, एक दूसरे से नहीं कर सकती हैं, या फिर कोई ऐसी संख्या हम नहीं ले सकते जो दोनों को काट दें एक को छोड़ करके, क्योंकि एक संख्या ऐसी होती है जो सभी संख्याओं को काट देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या या ऐसी संख्याओं का समूह या जोड़ा, ठीक है, पेयर, जो जिसका मासा क्या हो, 1 हो, इसलिए इसको हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका विभाज्यता की जांच, या फिर इसको विभाज्यता के नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जब हम किसी संख्या को देखते हैं तो उसके हमको अंतिम अंक देखना हो। ठीक है, तो अंतिम अंक अगर हम देखते हैं कि अगर आपका 0 2 4 6 8, ठीक है, अगर इनमें से कोई अंक दिखाई देता है तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, देखो, तो इसमें हमने देखा आपका लास्ट अंक क्या है, 0, और 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। ठीक, अगर हम इसी लास्ट में लिख देते 2, इसका मतलब 2 है इसलिए कट जाएगी। अगर हम इसके लास्ट में 4 लिख देते तो ये भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, या 3 से कटने का नियम क्या होता है। तो जब हम दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या होनी चाहिए,
कट जानी चाहिए, अंकों का योग कट जाना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 27, और 27 को अगर हम जोड़ते हैं तो इनके अंकों का योग कितना आएगा 9, ठीक है, और 9 आएगा, और 9 आपका क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से कट जाता है। इसलिए कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे जैसे एक संख्या ले ली है, ठीक है, अगर हमने एक संख्या ले ली है जैसे ये, ठीक, तो इसमें हमने देखा क्या लास्ट के 2 अंक क्या है आपके, ये जो आपके लास्ट के 2 डिजिट दिख रहे हैं, ठीक है, इन 2 डिजिट से बनी हुई संख्या कौन सी हुई है 56। अब क्या 56 आपकी 4 से कटती है, चलिए देखिए ट्राई करते हैं। जैसे 4 1 जा 4 बचेगा 1 14 16 हो जाएगा, फिर 4 चक्को 16, ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 से कट रही है। ठीक है, ये संख्या जो है आपकी 4 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या हम 4 से काट सकते हैं। ठीक, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। देखो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, ठीक है, इस पूरे को काटेंगे, पहले 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे आपका 3 है, 0 लगाएंगे 3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 8 32, ठीक है, उसके बाद में कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 9 36, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1089 टाइम्स में इतनी बार में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 से विभाज्यता के नियम भी हम सीख सकते हैं। फिर अगला बचा हुआ है आपका 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, चलिए देखिए थे। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई अंक, ठीक है, यदि कोई अंक जब हम देखते हैं कि संख्या में क्या हो, लास्ट में आपका 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाती है। इसमें सिंपल सा है, अगर हमने जैसे कोई अंक ले लिया, ठीक है, अगर हमने कोई अंक लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। अगर हम इसी संख्या के लास्ट में 0 बना दें तो 0 है, तब भी 5 से कट जाएगी। तो ये बहुत आसान सा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 या 0 है तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम 6 से विभाज्यता का नियम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम 6 का विभाज्यता का नियम भी पढ़ लेते हैं। 6 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि 6 जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा 6 है या 6, उसको हमने देखा कि 6 जो है आपका वो कहीं ना कहीं 2 संख्याओं के गुणनफल से मिलकर के बना हुआ है। वो 2 संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमने देखा कि 6 जो है आपका 3 गुणे 2 के बराबर है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब वो संख्या आपकी क्या होनी चाहिए 3 से भी कटने वाली होनी चाहिए और 2 से भी कटने वाली होनी चाहिए। और हमने इसके पहले 3 का और 2 का नियम तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जैसे 3 का नियम में क्या होता है, अंकों का योग, मतलब कोई संख्या है उसका अगर हम अंकों का योग करते हैं तो वो संख्या 3 से कट जाती है, इसका मतलब वो 3 से कट जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से 2 से कटने का नियम होता है कि लास्ट का अंक हमको देखना है 0 2 4 6 8, ठीक है, अगर ये अंक है तो इसका मतलब 2 से भी कट जाएगी। और जो संख्या आपकी 2 से और 3 से कट जाए तो वो संख्या आपकी 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका, ये टॉपिक है ठीक है, नंबर है 7। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम ये थोड़ा सा आपका कम पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लिखा हुआ है संख्या को 3 अंकों के समूह में विभाजित करें। ठीक है, और क्या करें, समस्थान और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का या क्या करना है, योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि अंतर 0 या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जैसे आपके यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, अगर हमने क्या किया इसको 3 3 के ग्रुप में बांट लिया, जैसे हमने पहले लिखा, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, हमने जैसे देखा पहले आपका क्या लिखा हुआ है, इधर से 368, फिर बाद में 870, फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 का पेयर नहीं बन पाएगा, 2 का बनेगा,
फिर इसमें क्या करना है, सम और विषम स्थान को जोड़ना है। ठीक है, सम मतलब एक एक को छोड़ करके, जैसे ये इसको हमको किसके साथ जोड़ना होगा, इसके साथ जोड़ना होगा। ठीक है, इस वाले को लेकर के हमको इस वाले के साथ जोड़ना। अब इसके साथ तो कोई है नहीं पेयर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। अब इन दोनों को हमने जोड़ा। ठीक है, तो 61 और 368 को जो हमने जोड़ा और बाद में हमने 870 से क्या करना, माइनस किया, और माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 441। ठीक है, मतलब 441। और 441 जब आपका आएगा तो ये जो 441 है इसको हम क्या करना है, या तो 0 आना चाहिए था या फिर 7 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम इसको देखेंगे तो ये नंबर जो है आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 से नंबर ये पूरा सा कट जाता है, इसलिए ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 पर क्या है कि अब 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जैसे हमने देखा था 4 से विभाज्यता का नियम। 4 में क्या था, 2 अंक हमको देखना होता था अंत के। अब 8 में क्या होता है, 8 में हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं। ठीक है, हमको लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, और 3 अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या अगर कट जाती है, ठीक है, तो हम इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 8 से कट जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ये आपके एक नंबर हो गया। ठीक, अब इस नंबर को हमको क्या करना है, इस नंबर को हमको देखते हैं कि क्या ये आपकी 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, इसके लिए हमने देखा कि पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हमको लेकिन क्या लेना है, सिर्फ 3 अंक लेना है। अब हमने देखा इसको डिवाइड करके, पहले अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है, तो 8 से पूरा एक बार में कटेगा। ठीक है, और उसके बाद में 0 लगा करके 8 3 24। ठीक है, ये आपका पूरा जो 824 है 103 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो थी आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है आपका 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता के नियम के लिए हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता के नियम के लिए हमको चाहिए कि 9 से संख्या कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए 9 से कटने के लिए हमको क्या चाहिए कि अगर कोई संख्या है उस संख्या को हमको करना होगा कि अंकों का योग, जैसे हमने 3 के लिए किया था, 3 में अंकों का योग किया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 में भी हम अंकों का योग ही किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक ये संख्या ले ली, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जैसे 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए अगर टोटल इसका सम कितना आ रहा है, 18 या फिर 18, और 18 क्या होता है आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है, और 10 का देखते हैं। 10 में क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 10 से काटने का नियम होता है आपका, बहुत आसान है। ठीक है, तो 10 के लिए हम क्या करते हैं, हमको देखना होता है कि अंत का, ठीक है, या अंतिम अंक हमको क्या देखना है, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर अंतिम हमको अंक 0 मिल जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से क्या होगी, 10 से कट जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए अब हमको अगर कोई संख्या 10 से काटनी है तो हमको सिर्फ ये देखना होता है कि उस संख्या के अंत में 0 है, तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। जैसे हमने कोई अंक लिखा, ठीक है, अब जैसे अगर हम कोई अंक लिखते हैं, ठीक है, अब अंक हमने जैसे कोई लिखा ये, तो इसमें हमने देखा कि लास्ट में क्या है आपका 0 है। ठीक, और 0 है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक, 10 से ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 से काटने के लिए आपको सिर्फ 0 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब आता है इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा जाता है अधिकांश। ठीक है, तो अधिकांश ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ये है आपका 11 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या होता है, संख्या के समस्थान और विषम स्थान। ठीक है, संख्या के जो स्थान है सम और विषम, ठीक है, तो उसके अंतर अगर हम करते हैं तो अंतर में या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कट जाए, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है 1331। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, अब इसको हम क्या करते हैं, इस अंकों के स्थान में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ये और ये, अब हमने देखा इसको एक अंक छोड़ करके इसको इसके साथ जोड़ दिया, और इस वाले को हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, पहले हमने देखा इधर भी 4 आ रहा है इसका योग, और ऊपर वाले का भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और दोनों का अंतर अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, अंतर दोनों का आ रहा है 0। अब इसी प्रकार से जितनी भी बड़ी संख्या है, ठीक है, तो उसका अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर कोई संख्या ऐसी हो जो अंतर जो है आपका 11 से कट जाए। जैसे अंतर 11 आ सकता है, अंतर 22 आ सकता है, अंतर
11 से कटने वाला कोई भी आ सकता है, जैसे 11 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 13 से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 25 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 25 का भी हमको देखना होता है कि लास्ट के, ठीक है, 25 से काटने का नियम ये होता है कि एक संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या जो होती है, ठीक है, उसको हमको देखना है कि अगर वहाँ पे लास्ट में क्या हो, 2 अंकों से बनी संख्या में अंतिम अंक डबल जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो 25 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे डबल जीरो ले लिया तो इसका मतलब ये डबल जीरो हो गया लास्ट के अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 25 से कट जाएगी। ठीक, अब एक टॉपिक बचा हुआ है आपका रोमन संख्या। ठीक है, तो रोमन संख्या को पढ़ने से पहले हमको कुछ इसके सिंबल और उसका मान याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, बिना इसकी सहायता से हम रोमन अंकों को नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ आई, आई मीन्स होता है 1, और यहाँ पे लिखा है वी का हो जाएगा 5, एक्स का क्या हो जाएगा 10, और एल का हो जाएगा 50, सी का हो जाएगा 100, डी का हो जाएगा 500, और एम का हो जाएगा 1000। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उन नियमों को भी हम देखते हैं कि इन नियमों को हमको कैसे पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे हमको लिखना होता है कि अगर हम, ठीक है, जैसे कि आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे वो आपका हो गया आई, ठीक है, और आई को हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वी को रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसे पहले हम लिखते हैं कि जिनको हम 3 बार तक लिख सकते हैं। जैसे आई हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका सी हो गया। ठीक है, सी के बाद फिर आपका एम हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे अंक हैं जिनको हम 3 बार लिख सकते हैं, और 3 बार लिखने पे क्या होता है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हमने लिखा बराबर में, अगर हमने 2 बार लिखा या 3 बार लिखा तो इसका मतलब आई की वैल्यू थी 1 और 3 लिख दिया तो इसका हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स हमने 1 लिखा 10 और 2 लिख दिया तो 20, 3 लिख दिया तो 30। इसके बाद फिर हम आगे नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एम की वैल्यू होती है 1000, और अगर हमने 1 बार लिखा तो 1000, 2 बार लिखेंगे तो 2000, 3 बार लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते वो कौन से हो गए, जैसे आपके हो जाएगा पहले नंबर पे है एल, दूसरे नंबर पे है आपका डी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। और आपका बच जाता है वी मीन्स होता है 5। आप कहीं भी देखोगे तो इनको नंबर ये जो होते हैं, एल मीन्स होता है 50, डी मीन्स होता है 500। ठीक है, एल मीन्स होता है 50 और डी मीन्स क्या होता है 500, जैसे कि इसमें टेबल में दिया गया है, और वी मीन्स क्या होता है आपका 5। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब इससे क्या होता है, अब हमको देखना पड़ता है कि अगर हमको किस नंबर के आगे क्या लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई भी नंबर जैसे छोटा, अगर हमने आई को, ठीक है, आई को हम क्या कर सकते हैं, आई को हम वी जो लिखा है वी के पहले लगा सकते हैं और वी के बाद भी लगा सकते हैं। तो आई को हम वी के पहले लगा सकते हैं और किसके, एक्स के पहले लगा सकते हैं, या फिर वाई के पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्स और वाई वी और एक्स को, इसके पहले अगर हम आई को लिखते हैं, अगर हमने आई के पहले लगा दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पहले 5 था, 5 में से 1 माइनस हो जाता है। अगर हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा वी और वी के बाद हमने आई लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमको लिखना है 7 तो हमने 2 बार लिख दिया तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, तो दोनों प्रकार से इस प्रकार से 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी कोई भी संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको लिखना होगा 20 तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए हम पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, वो बहुत ही आपको काम आएगी। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, आपको संख्या लिखने में रोमन में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, आपको मेन में जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से लिखा देते हैं। जैसे आपको लिखना होता है 1 से 10 तक हम लिखा देते हैं। तो 1 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखने के लिए हमको पहले 1 लिखेंगे। ठीक, 2 लिखने के लिए हमको 2 बार आई लिखना पड़ेगा। 3 लिखने के लिए हमको 3 बार लिखना पड़ेगा। फिर 4 लिखने के लिए हमको पता है 5, और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 5 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 7 लिखने के लिए क्या करें, 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 1 इसमें और जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 8 तक गिनती लिख सकते हैं। अब हमको 9 लिखना है, तो हम पता है 9 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 10 है, और 10 में से अगर 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमने अगर क्या किया, 10 था, 10 में से अगर इस साइड में हमने राइट हैंड साइड में अगर हमने 1 लिख दिया तो 11 हो जाएगा। इस प्रकार से 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से ज़्यादा हम आगे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब 14 लिखना है, तो 14 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 10, और उसके बाद 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 घटा देंगे 5 में से, तो आपका हो गया 14। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से रोमन अंक सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग से भी क्लास लेकर आएंगे रोमन अंक, फिर हम उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जितना हमने पढ़ाया है प्यारे बच्चों, आप सभी को देखना है। अगर कोई कमी है, कुछ जो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसमें वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी बनी, आपको कैसा लगा, आपको कितनी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, कितना हुआ, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।